गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली भूगोल की कक्षा में हमने भू संचलन के बारे में पढ़ा था। आपको पता है भू संचलन किसे कहते हैं? ये हमने पिछली कक्षा में बताया आपको। जो भू संचलन की क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, एक अंतर्जात बल के कारण और एक बहिर्जात बल के कारण। अंतर्जात बल के कारण आकस्मिक संचलन होता है और दूसरा होता है दीर्घकालिक संचलन। आकस्मिक संचलन के अंतर्गत तीव्र गति से क्रियाएं होती हैं, जैसे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो तीव्र गति से होती हैं। वहीं दीर्घकालिक संचलन या पटल गुरुकुली संचलन के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं वो धीमी गति से होती हैं, जैसे समुद्र तल का उठना, मृदा का बनना। ये सभी क्रियाएं मंद गति से होती हैं। और उस दीर्घकालिक संचलन के अंतर्गत हमने समस्थैतिक संचलन के बारे में पढ़ा था, सुस्थैतिक संचलन के बारे में, विवर्तनिक संचलन के बारे में। समस्थैतिक में हमने बताया था कि इसमें जो संचलन होता है वो केवल स्तर खंडों पर होता है। किस पर होता है? स्तर खंडों पर। जो सुस्थैतिक संचलन होता है उसमें जो संचलन होता है ये यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र होते हैं, महासागरीय तली पर जो संतुलन बनता है वो सुस्थैतिक संचलन के अनुसार बनता है। विवर्तनिक संचलन है। विवर्तनिक संचलन में जो स्तर खंडों में जो संतुलन बनेगा वो स्थल पर भी हो सकता है, वो जलीय भाग पर भी हो सकता है। तो विवर्तनिक संचलन में जल और थल दोनों पर ही संचलन होता है। इसमें भी जो विवर्तनिक संचलन है इसको भी दो भागों में बांट दिया है। जैसे जो महादेश संचलन है, महादेश जनक संचलन, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन। जो महादेश जनक संचलन है उसमें महाद्वीपीय स्तर पर संचलन होता है, वो भी मंद गति से। जैसे किसी स्थलखंड, विशाल स्थलखंड का धीरे धीरे ऊपर उठना महादेश जनक संचलन कहलाता है। जैसे कोई भी भाग धरातल से ऊपर उठेगा वो धीरे धीरे उठता है, अगर वो तीव्र गति से उठेगा तो वो आकस्मिक संचलन में आ जाएगा। जबकि हम पढ़ रहे हैं दीर्घकालिक संचलन। अब हमने जो पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में पिछली कक्षा में बताया था, इसको भी हमने दो जो संचलन है उनमें बांटा था। जैसे संपीड़न बल, जिसमें हमने बलन के बारे में बताया कि बलन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बलन लगते हैं और किस प्रकार की भू आकृतियां संपीड़न बल के कारण बनती हैं। तनावमूलक बल, आज हम इसी बल के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया नहीं था। तो आज हम तनावमूलक बल के बारे में पढ़ेंगे। तनावमूलक बल, तनावमूलक बल में हम पढ़ते हैं भ्रंश के बारे में, भ्रंश घाटियों के बारे में, रैंप घाटी के बारे में। कौन कौन सी घाटी के बारे में? एक तो भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे, एक रैंप घाटी। भ्रंश क्या होता है, भ्रंश का आकार क्या है, इसकी क्रिया कैसे होती है, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, ये किस बल के अंतर्गत पढ़ेंगे हम? तनावमूलक बल के कारण बल। अब हम तनावमूलक बल को देखते हैं। तनावमूलक बल, तनावमूलक बल जैसा कि शब्द से पता चल रहा है तनाव, इसमें क्या होगा? दो स्थलखंड होंगे, उनमें तनाव उत्पन्न होगा। तनाव होगा तो चटकन, दरार और भ्रंश बन सकता है, बनता भी है। अब हम तनावमूलक बल में भ्रंश को देखते हैं। भ्रंश क्या है? जब भी किसी स्थलखंड में विपरीत रूप से दो स्थलखंड काम करते हैं, जो क्रियाएं लगती हैं उससे भ्रंश बनता है। स्थलखंड में जब विपरीत रूप से स्थलखंड या तो सामान्य स्थलखंड सामान्य रूप से एक दूसरे से दूर जाएगा या व्युत्क्रम भ्रंश बनेगा। व्युत्क्रम भ्रंश में जो स्थलखंड होंगे वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। वहीं पार्श्वीय
जो पार्श्वीय स्थल भ्रंश होता है उसमें पास पास जाएंगे, पास से खिसक जाएंगे। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि भ्रंश, सामान्य भ्रंश कैसे होगा। सामान्य भ्रंश में क्या होता है, जो दो स्थलखंड होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं विपरीत दिशा में, और एक दूसरे से खिसक जाते हैं और इनके बीच में भ्रंश यानी दरार बन जाती है। इसमें फिर नए स्थलखंड बनते हैं, तो जिसमें से काफ़ी सारी नदियाँ भ्रंश के दौरान बहती हैं, भ्रंश में बहती हैं। जैसे हम कुछ भ्रंशों के नाम लें तो सबसे बड़ा जो भ्रंश है अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। आपने देखा होगा, और जब मानचित्र अध्ययन करते हैं हम उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा जो भ्रंश है, भ्रंश घाटी है, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ऐसे ही हम भारत में अगर इसके उदाहरण देखें तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, उत्तरी दामोदर नदी, ये भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है। कौन कौन सी नदी है भारत में, याद करने योग्य है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दामोदर, नर्मदा, ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब इसमें अभी हम बता रहे थे भ्रंश के प्रकार। तो एक होता है सामान्य भ्रंश, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि सामान्य भ्रंश में जो स्थलखंड होते हैं वो सामान्य तरीके से खिसक जाते हैं। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम भ्रंश। कौन सा होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम शब्द ही ऐसा है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि चीजें उल्टी दिशा में हो रही हैं। यानी एक बल अगर इस दिशा में लग रहा है तो दूसरा बल किस दिशा में लगेगा, इस तरीके से लगेगा, व्युत्क्रम उल्टी दिशा में जाएगा। चाहे वो ऐसे स्थलखंड खिसके तो दूसरा ऐसे खिसकेगा, तो ये व्युत्क्रम भ्रंश है। वहीं एक और भ्रंश है पार्श्वीय भ्रंश। पार्श्वीय भ्रंश में तोड़ नहीं होती, यानी पार्श्व आराम से खिसक जाएगा, पता ही नहीं चलता है। पास से कोई चीज गुजर गई और हमें पता ही नहीं चली, पास से कोई चीज गुजर गई और हमें पता ही नहीं चली। ऐसे ही जो पार्श्वीय भ्रंश होता है उसमें जो भ्रंश की क्रिया होती है वो आसानी से हो जाती है, उसमें पता नहीं चलता है कब उसमें जब चटकन आई, दरार आई, हमें पता नहीं चलता बिल्कुल भी। एक होता है सोपान क्रम। सोपान क्रम की जो आकृति बनती है सीढ़ी की तरह बनती है, सीढ़ी की तरह। यानी एक स्थलखंड था ऐसे, फिर उसमें से टूट गया, फिर ऐसे और बढ़ गया आगे, ऐसे ये सोपान बन गया। एक तरीका का ये सोपान है, और जो भ्रंश की क्रिया बार बार घटित हो रही है ये सोपान बन गया। क्रम से खिसक रही है, बार बार पहले किसकी फिर दूसरी खिसक गई, ये कौन सा भ्रंश है, सोपान क्रम भ्रंश। अब इसी में कुछ शब्द हैं जैसे रिफ्ट घाटी है, आपने पढ़ा होगा रिफ्ट घाटी। तो सबसे पहले जानेंगे ये होती क्या है। भ्रंश पढ़ लिया, भ्रंश को एक बार और रिवाइज करते हैं। भ्रंश के 4 प्रकार होते हैं, सामान्य, व्युत्क्रम, पार्श्वीय और सोपान भ्रंश। कुछ भ्रंशों के नाम भी हमने बताए अभी आपको कि जो सबसे बड़ा भ्रंश है जो रिफ्ट घाटी है वो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। मृत सागर भी भ्रंश, मृत जो डेड सी है वो भी भ्रंश घाटी में है। भारत में हमने 3 नदियाँ बताई जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कौन कौन सी बताई थी, नर्मदा, ताप्ती और उत्तरी दामोदर, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब इसी में कुछ शब्द है, एक होता है हॉस्ट पर्वत, एक होता है ग्राविन। जो हॉस्ट पर्वत और ग्राविन होता है
जैसे कोई भी स्थल खंड है, मान लो ये समतल भूमि है, समतल भूमि है और इस जगह से यानी किसी इस समतल भूमि के अंदर की साइड से अधोमुखी बल लग गया, अधोमुखी मतलब ऊपरी मुखी, अधोमुखी नहीं ऊपरी मुखी बल लगने से ये पूरा स्थलखंड क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया भ्रंशोत, भ्रंश हौस्ट पर्वत कहलाता है। ये जो बनता है ये ऊपर उठने से ये क्या कहलाता है, हौस्ट पर्वत, ये हौस्ट पर्वत कहलाता है। ये किस क्रिया के द्वारा उठता है, इसका जो बल करता है वो ऊपरीमुखी बल का कार्य करता है, जो पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण लगता है। और जो समतल, जैसे अब ये समतल क्षेत्र बचा, समतल रह गया, तो इस जो समतल भूमि ये दोनों साइड की है, हौस्ट पर्वत के पास वाली समतल भूमि क्या कहलाती है, ग्रामीण कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रामीण। और ये हौस्ट पर्वत, तो ग्रामीण और हौस्ट पर्वत। अब इसमें ऐसे ही एक सामान्य भ्रंश के अनुसार ब्लॉक पर्वत बनते हैं। भ्रंश के जो उत्थान से या निमज्जन से जो आकृतियां बन जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, भ्रंशोत। सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत होते हैं। अब जो इसमें हमने हौस्ट वाले पढ़ा, तो जो हौस्ट पर्वत बना था इसमें क्या था, जो स्थलखंड था वो ऊपर उठ गया और उसने हौस्ट पर्वत बना दिया। लेकिन इसके विपरीत जो भ्रंशोत हौस्ट पर्वत रिफ्ट घाटी बनेगी ना, क्या ब्लॉक पर्वत, सॉरी ब्लॉक पर्वत एक पर्वत में क्या होगा, इसमें अधोमुखी बल लगेगा, ऊपर से बल लगेगा बाह्य कारकों के प्रभाव से। तो जो समतल भूमि का भाग है ये नीचे धंस जाता है और एक भ्रंश का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जो ये समतल भूमि है ये ऐसी उठी रह जाती है। तो तब कौन सा पर्वत बनता है, भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत। तो इससे ऊपर कई सारी नदियां भी बहने लगती है। ये उठा हुआ भाग जैसा कि ग्रामीण कहलाता है, अभी पढ़ा। तो यहाँ पर सामान्य भ्रंश के अनुसार ये होती है, सामान्य क्रिया के अनुसार ये स्थलाकृति बन जाती है। तो भ्रंश में हमने इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सामान्य परिचय के लिए जो हमने आज पढ़ा उसमें क्या था, एक तो हमने जो भ्रंश के कितने प्रकार हैं और भ्रंश के अनुसार कौन कौन से पर्वत बनते हैं, रिफ्ट घाटी बनती है, कौन कौन सी जो भ्रंश घाटियाँ हैं वो कहाँ हैं, एक बार हम उनको और रिकॉल करते हैं। तो सबसे बड़ी जो भ्रंश घाटी है वो कहाँ पर है, जो रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली है अफ्रीका की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। और दूसरी है लाल सागर के पास, और एक डेड सी भी भ्रंश घाटी में ही है। यूरोप में नाइल घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नील नदी की घाटी वो भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इनको आप मैप में सर्च करें और देखें कि ये किन किन देशों से अपनी भाग क्षेत्र बनाती। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, उसके लिए हम भूकंप, अगला टॉपिक हम भूकंप पढ़ेंगे। और आज इतना ही।